अरे यार पापा, अब जल्दी भी आओ। इतना धीरे चलते हो जैसे आपने आज ही चलना सीखा है। आपको दिक्कत है चलने में या आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं? लकड़ी के सहारे भी कोई इतना धीरे चलता है? जल्दी आओ, मुझे और भी काम है। अब पूरा दिन अगर यहीं काट दूंगा तो अपने बाकी का काम कैसे करूंगा? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपना पूरा समय आपके पीछे बर्बाद कर दूं? अरे मेरी भी तो अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? सचिन अपने पिता कैलाश बाबू से कहते हैं। कैलाश बाबू बोले, बस बस आ रहा हूँ बेटा, जरा तो रुक जा, बस आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हो चुका है तुम्हारा बाप। एक समय था जब बचपन में तुम मुझे भगाते थे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता था। समय की विडंबना देखो, आज भी तुम आगे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, पर अब मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं रही। धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेकर वो बेटे की तरफ बढ़ने लगे और फिर उन्होंने एक बार गाड़ी में आगे बैठे अपनी बहू की तरफ देखा, पर उनकी बहू बबीता ने एक बार भी उन्हें पलट कर नहीं देखा, तो वो चुपचाप आगे बढ़ने लगे। सचिन ने गाड़ी की डिक्की से एक पुराना सूटकेस और एक झोला निकालकर उनके सामने रख दिया। तभी आश्रम से कुछ लोग आए और कैलाश बाबू का सामान लेकर अंदर चले गए। कैलाश बाबू ने बड़े ही उदास मन से कहा, बेटा, बहू गाड़ी में ही बैठी है, क्या वो इस बूढ़े ससुर से आखिरी बार भी मिलना नहीं चाहेगी? और तुम क्या मुझे अंदर तक भी छोड़ने नहीं आओगे? क्या ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे पिता के रहने लायक जगह है भी कि नहीं? सचिन बोला, नहीं पापा, हमारे मूवी का टाइम हो रहा है और मिल तो लिया आपसे, और कितना ही मिलना है। ये फालतू की फिल्मी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब पर्दे पर ही अच्छी लगती है, निजी जीवन में अच्छा नहीं लगता। हमारा टाइम खराब मत कीजिए और आप अंदर जाइए। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और उनकी बहू ने काला चश्मा पहना और पलटकर देखा भी नहीं और दोनों चले गए। कैलाश बाबू टकटकी लगाए अपने बेटे बहू को जाते हुए देख रहे थे। वो एक पिता थे, इसलिए अपने मन को कठोर बना लिया था। उनकी जगह अगर कोई महिला होती तो वो फूट फूट कर रोई होती और विलाप करती। एक आदमी सब कुछ सहकर पत्थर सा बन जाता है, वो आंसू नहीं बहाता, क्योंकि बचपन से उसे सिखाया जाता है कि वो पुरुष है, पुरुष आंसू नहीं बहाते। कैलाश बाबू भी अपनी आंखों के कोर से बहते हुए आंसुओं को वहीं रोक लिया और अंदर की तरफ चले गए। जब अंदर गए तो पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, एक मैं ही अभागा नहीं दुनिया में, कितने ही माता पिता अभागे हैं जो अपने बच्चों पर भारी पड़ते हैं और यहाँ इस नरक में छोड़ जाते हैं। इस भीड़ में एक छोटा सा बिस्तर उन्हें भी मिला। कैलाश बाबू ने सबके साथ बैठकर खाना खाया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गए, पर नींद उनकी आंखों से अपना मुंह मोड़ चुकी थी। वहीं पास में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे चांद नजर आ रहा था। कैलाश बाबू चांद को देखने लगे और पुरानी यादों में चले गए। जब उनकी पत्नी बिमला उनके जीवन में आई थी, वो जी जान से कैलाश बाबू के साथ उनके माता पिता की सेवा करती थी और पूरे घर को संभालती थी। कभी ये नहीं कहती थी कि देवर देवरानी सास ससुर की जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते। किराने की दुकान से जो भी मुनाफा आता उसी से घर चलता। देखते ही देखते कैलाश बाबू 3-3 बेटों के पिता बन गए। सब कहते थे, बड़े भाग्यशाली हो जो 3-3 बेटे हो गए। विधाता हर किसी को ऐसी किस्मत दे। समय बीतता गया, सास परलोक सिधार गई। अपने पीछे ससुर की जिम्मेवारी बहू बबीता पर छोड़ गई। बबीता के व्यवहार में तनिक भी बदलाव नहीं आया। वो पहले जैसे सेवा करती थी, अभी भी करती रही। कैलाश बाबू भी अपने पिता को कभी निराश नहीं करते थे और ना ही कभी उन्हें अकेला छोड़ते थे। उनके पिता हमेशा उन दोनों को यही आशीर्वाद देते कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। तुम दोनों मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, देखना तुम्हारे तीनों बेटे भी तुम दोनों की खूब सेवा करेंगे। उस रोज कैलाश बाबू के पिताजी मानो जीवन से संतुष्ट हो गए थे और उस रात जो सोए तो फिर जागे ही नहीं। समय बीता, कैलाश बाबू इस दर्द से भी गुजर गए
और अपनी रोज के कामों में लग गए। देखते देखते तीनों बेटे अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। बड़े बेटे सचिन की शादी माता पिता ने अपने पसंद से की थी। दूसरे बेटे रमेश की शादी उसने अपनी पसंद से की थी। और तीसरे ने कॉलेज में ही अपने लिए लड़की पसंद कर ली थी। और देखते ही देखते तीनों अपने अपने परिवार के साथ रहने लगे। तीज त्योहारों पर घर आते धीरे धीरे वो भी बंद होने लगा। कैलाश बाबू और बिमला जी इतने बड़े घर में अकेले हो गए थे। एक दिन बिमला जी बोली, सुनो जी, इस घर में अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैं भी अपने बेटे बहू के साथ रहना चाहती हूँ। आखिर कब तक चूल्हा चौका करती रहूंगी। अरे मैं भागो वाली हूँ, 3 बहुओं की सास हूँ। मैं भी अब उनके हाथों का गर्मा गर्म खाना खाना चाहती हूँ। एक समय था ये घर लोगों से भरा रहता था। देवर जी को कितना समझाया कि बंटवारा मत कीजिए, पर उन्होंने अपना हिस्सा लेकर खुद को अलग कर लिया। अब बच्चे भी चले गए। अब तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। कैलाश बाबू बोले, हाँ बबीता, अब मेरा भी काम करने का मन नहीं करता। मैं भी पोता पोतियों के साथ रहना चाहता हूँ। कैलाश बाबू ने उत्साह में सचिन को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर 2-3 बार लगाया तो बेटे ने फोन उठाया और बोला, क्या है पापा, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्यस्त हूँ। बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं। घर जाऊंगा फिर आपसे बात करूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। कैलाश बाबू को हैरानी हुई कि बेटे ने इस तरह से बात क्यों की। फिर उन्हें लगा हो सकता है काम की टेंशन होगी। दिन से रात हो गई थी। जब बेटे ने फोन नहीं किया तो कैलाश बाबू ने दोबारा फोन लगाया तो सचिन बोला, पापा अभी हम बाहर खाना खाने आए हैं, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। अगले दिन बिमला जी ने सचिन को फोन किया और अपने आने की इच्छा जताई तो सचिन बोला, माँ आपकी बहू भी अपने मायके जा रही है और अगर आप यहाँ आए तो मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। फिर आप यहाँ आकर क्या करेंगे। आप लोग चुपचाप वहीं क्यों नहीं रहते और बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए। बिमला जी बेचारी चुप हो गई और सोचने लगी कि हम बेटे बहू के पास जाना चाहते हैं और बेटा हमें बुलाना ही नहीं चाहता। ये कैसी विडंबना है। बिमला जी ने फिर दूसरे बेटे को फोन लगाया और अपने आने की इच्छा जताई। रमेश बोला, माँ मेरे पास 2 रूम का घर है, एक हमारे लिए एक मेहमानों के लिए। अब आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो मेहमान कहाँ रुकेंगे और फिर आप इतने सब सामान के साथ इस घर में नहीं रह पाओगे। आप वहीं टिककर क्यों नहीं रहती। माँ का दिल फिर से टूट गया। जब कैलाश बाबू ने बिमला जी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें क्यों भर आई, ऐसा क्या कह दिया रमेश ने। बिमला जी बोली, एक माता पिता 3-4 बच्चों को छोटे से घर में पाल लेते हैं, पर 3-3 बेटों के घर में अपने माता पिता के लिए जगह नहीं होती। कैलाश बाबू ने बिमला जी को हौसला दिया और बोले, तुम हौसला मत हारो। तुम्हारा 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बेटे हैं। हमारा छोटा बेटा अभी बाकी है। पता है वो पिछली बार कहकर गया था, पापा जब मन करे हमारे घर आ जाना। रुको मैं उसे फोन करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने छोटे बेटे को फोन लगा, फोन स्पीकर पर डाला और बेटे को अपने आने की इच्छा जताई। बेटा बोला, पापा आप तो जानते हैं मैं और आपकी बहू दोनों नौकरी करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम काम पर ही रहते हैं और देर रात लौटकर घर आते हैं और फिर शनिवार और रविवार हम कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। यहाँ आकर भी आपको अकेला ही रहना पड़ेगा तो वहीं रहिए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। बिमला जी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो वहीं चक्कर खाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उस दिन जो उन्होंने बिस्तर पकड़ा उसके बाद उठी ही नहीं, मानो कितना बड़ा सदमा लगा हो और जीवन से कोई उम्मीद ही ना हो। एक रोज कैलाश बाबू बिस्तर पर बिमला जी को खाना खिला रहे थे तो वो खाने से इनकार करते हुए बोली, लोग मुझे भागो वाली कहते हैं, पर मुझे किस जन्म का फल मिल रहा है। मैंने तो सास ससुर बच्चों सबके लिए सब किया, पर आज मेरे बच्चों के पास मेरे लिए वक्त और जगह दोनों की कमी हो गई। ऐसा कैसे हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था बिमला जी के जीने की इच्छा खत्म होती जा रही थी।
कैलाश बाबू तीनों बेटों को सूचना दी, पर उन तीनों को आने से पहले ही बिमला जी ने प्राण त्याग दिए। बेटे आए, क्रियाक्रम की विधि हुई। जब तीनों बेटे जाने लगे तो आस पड़ोस के लोग कहने लगे, अब तक तो पत्नी के साथ रहते थे, अब कैसे रहेंगे। आखिरकार सचिन को घर पर ताला लगाकर कैलाश बाबू को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। एक दिन तो अच्छे से बीता। अगले दिन जब बहू ने खाना दिया तो कैलाश बाबू बोले, बहू मैंने कल कुछ नहीं कहा, पर रोटी थोड़ी मुलायम बनाया करो, ऐसी रोटी मुझसे टूटती नहीं है। बहू गुस्से में भड़क कर बोली, एक तो रोटी बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। अगर इतनी ही दिक्कत है तो खुद से रोटी बना लिया कीजिए, यहाँ तो ऐसी ही रोटी मिलेगी। खानी है तो खाइए, नहीं तो पानी पीकर सो जाइए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। तभी कमरे से सचिन निकल कर आया और बोला, पापा जो मिलता है चुपचाप खा लिया कीजिए, वरना जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे जब हम आपके साथ रहते थे तो आप रोज मालपुए खाते थे। बहू खाना बनाकर दे रही है, ये क्या कम है। बेचारे कैलाश बाबू मुंह में रोटी का जो कोर था उसे भी बिना चबाए निकल गए। जब भी कैलाश बाबू अपने पोता पोती के साथ खेलते तो बहू उन्हें चार बातें सुनाती और कहती, अपनी गवार बातों को मेरे बच्चों के सामने मत बोला कीजिए, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अपने बच्चों को वहां से लेकर चली जाती थी। बेचारे कैलाश बाबू वहां भी दुखी और अकेले हो जाते थे। अगले दिन बच्चों और पति को अच्छे से खाना खिलाकर बहू ने स्कूल व ऑफिस भेज दिया और कैलाश बाबू को 2 ब्रेड पीस और चाय दे दी। कैलाश बाबू बोले, बहू ये चाय और ब्रेड से मेरा क्या होगा। बहू गुस्से में बोली, अब ये नहीं खाएंगे तो क्या मेरा खून पिएंगे। चुपचाप से खाना है तो खा लीजिए, वरना भूखा रहिए। मैं आपकी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ चुकी हूँ। बेचारे कैलाश बाबू को ठीक से खाना तो नसीब नहीं होता था और बहू थी जो अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। बेटा भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन बहू के भाई का फोन आया कि विदेश में उसने घर लिया है तो गृह प्रवेश करना है। उसके लिए उसने बहन बहनोई बच्चों सबको बुलाया। सचिन बोला, बाबूजी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसकी पत्नी बोली, क्या इनके लिए मैं विदेश की यात्रा टाल दूं? क्या इन्होंने अपनी सारी कमाई बस तुम पर लुटाई है? तुम्हारे दोनों भाइयों ने इन्हें रखने से साफ साफ इनकार कर दिया और तुम उस घर का कचरा उठाकर मेरे घर में ले आए हो। सचिन बोला, अब तुम ही बताओ मैं इसका क्या उपाय करूं? बहू बोली, अब मैं वहां जाऊंगी, 2-3 महीनों के बाद ही आऊंगी, इसलिए बेहतर है तब तक इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। देखना जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो वो दोनों भी आकर खड़े हो जाएंगे, पर सेवा कोई नहीं करेगा। मैं कह रही हूँ, अगर हमेशा के लिए छुट्टी पाना चाहते हो तो चुपचाप इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। सचिन को अपनी पत्नी का आइडिया पसंद आया और उसने अपने पिता को साफ साफ शब्दों में बता दिया और जाकर वृद्धाश्रम छोड़कर निकल गया। चांद से सवाल करते करते कैलाश बाबू की कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह सूरज से ये पूछने लगे कि जिनके 3-3 बेटे होते हैं क्या उनकी किस्मत ऐसी लिखी होती है। बेचारे 1 महीना बीते, 2 महीने बीते, पर कोई लेने नहीं आया। करीब 4 महीने बाद गाँव से फोन आया कि गांव में बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है। हमारी जमीन के साथ साथ आपकी जमीन और घर भी वो लोग लेने वाले हैं। अगर आप उन्हें दे देते हैं तो करोड़ों रुपए आपको मिलेंगे। फिर क्या था, कैलाश बाबू ने जमीन और घर दोनों दे दिया। करोड़ों रुपए उन्हें मिले और ये खबर दोनों बेटों तक पहुंच गई। दोनों बेटे वृद्धाश्रम तक पहुंच गए और बोले, पापा भैया ने आपके साथ सही नहीं किया, आप हमारे साथ चलकर रहिए। कैलाश बाबू ने सोचा, रिश्तेदारों ने जो भविष्यवाणी की थी वो तो बिल्कुल इससे उल्टी थी। आज लालच में आकर अपने पिता को लेने आए हैं। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो अपनी माँ के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। कैलाश बाबू ने दोनों बेटों को 2 टूक जवाब सुना दिया। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ खुद नहीं आए हो, बल्कि लालच तुम्हें खींच कर लाया है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सचिन निकलकर बोला,
चलिए पापा, आप हमारे साथ चलिए, वैसे भी तो आप हमारे साथ रहते थे। कैलाश बाबू बोले, तुम तीनों आज बाप के लिए नहीं बल्कि उन करोड़ों रुपयों के लिए लड़ रहे हो। पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। मैं अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी के सारे पैसे वृद्धाश्रम में दान कर दूंगा। सम्मान की रोटी पेट भरकर यहीं खाऊंगा, पर अपनी अंतिम सांस भी यहीं लूंगा। मुझसे बुरी हालत में जो मेरे साथी हैं, मैं उनकी सहायता करूंगा, पर तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा। इतना कहकर कैलाश बाबू अंदर चले गए और तीनों बेटे खाली हाथ वापस लौट गए। दोस्तों, सोचने वाली बात है, माता पिता हम बच्चों को पाल लेते हैं, पर हम अकेले हो या 4 भाई बहन एक माता पिता को नहीं रख पाते। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सोशल स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।